नहीं होगा तो ये 30,000 ही नहीं है। इसलिए थोड़ा अगर देर होता है या थोड़ा सा कुर्सी लगाने में देर हो जाता है तो कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये एक तरीके से दिल्ली का ये मदर बेंच है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहीं से बाकी पैदा हुए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और बड़ा हाई कोर्ट है। मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हिसाब से तो मुझे दुनिया में लगता नहीं कि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा कहीं, इतने जजेस, इतना वकील। तो आप लोगों का जो काम है या आप लोगों का सोच है, इसका इम्पैक्ट हर जगह होगा। और क्योंकि आज हम लोग एक तरीके से सेलिब्रेशन मूड में भी है, 26 जनवरी आने वाले हैं और आप लोग एक मिल करके बेंच और बार मिल करके जो कार्यक्रम बनाया है तो एक सेलिब्रेशन मूड में है। मैं बहुत सीरियस बात नहीं रख, लेकिन आपके साथ ही मुझे आने का मौका मिलना और दो बातें रखने का मौका मिलना, यही मेरे लिए बड़ी बात है। इसलिए मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं बार एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गवर्नमेंट और जुडिशरी में बार एंड बेंच और सरकार, हम लोगों के बीच में कोई ऐसा अंतर मुझे दिखाई नहीं देता है। हम लोग सब देश के लिए और लोगों को न्याय दिलाने के लिए सब एक ही जुट काम कर रहे हैं। तो कभी कभी सरकार का जो सोच है और सरकार किस तरीके से न्याय प्रणाली को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, इसका भी जानकारी आम लोगों को तो होना ही चाहिए। लेकिन जुडिशरी में जो लोग रहते हैं और पूरे के पूरे जो लीगल फ्रेटर्निटी है, इनको तो जानकारी रखना आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि हमको भी जो सरकार में है, खास करके जो सरकार चलाते हैं, हम लोगों को तो और भी ज्यादा जानकारी होना चाहिए कि आपका जरूरत क्या है, आपके लिए सरकार क्या करना चाहिए। हमारा देश एक बहुत ही वाइब्रेंट देश है, जो एक डेमोक्रेटिक तरीके से भी आप देखा जाए या पॉलिटिकल दृष्टि से भी देखा जाए तो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी आप माना जा सकता है। लेकिन आप कभी कभी ऐसा चीज देखने को मिलेंगे कि ये घटनाएं क्यों हो रहे हैं, कभी कभी कुछ चैलेंजेस सामने में दिखाई देता है तो आप भी सोचेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इसमें जितना बैठे हैं सबको इसका अंदाजा तो होगा कि हम उभरता हुआ देश है। अमेरिका आज का परिस्थिति में कैसे पहुंचे हैं, अगर आप पहला 100 साल, फर्स्ट 100 years ऑफ अमेरिका's एक्सिस्टेंस एज ए इंडिपेंडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो उथल पुथल हुआ है, उस समय जुडिशरी और सरकार और ओवरऑल जो परिस्थिति बने, कभी कभी तो ऐसा लगता था या पढ़ने से पता लगता है कि देश ही टूट जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा फिर से। ऐसा चर्निंग प्रोसेस हो करके आज अमेरिकन सिस्टम में एक स्टेबिलिटी आया है। तो भारत का स्थिति तो हम डेमोक्रेसी के हिसाब से तो औपचारिक तौर पर हम 47 से आज 75 साल पूरा हुए हैं, लेकिन वैसे तो हमारा सोच और हमारा तरीका तो डेमोक्रेटिक ही रहा है। हम एंशिएंट देश है, लेकिन आप 1947 से आज तक देखिए कितना चेंजेस आए हैं और जो चेंजिंग डायनामिक्स है वो बदलते रहेंगे, वो स्टैटिक होगा नहीं। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम का सवाल नहीं उठेंगे, ऐसा भी सोचना गलत है। और जो इस्टेब्लिश सिस्टम है, कभी कभी उस सिस्टम में बदलाव भी आता है, जैसे परिस्थिति आते हैं, चुनौतियां आते हैं तो उस हिसाब से बदलाव भी लाते हैं। इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 100 बार से ज्यादा अमेंडमेंट कर चुके हैं। तो जरूरत क्या पड़ा कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1950 में जब हम लोग ने अडॉप्ट करके लागू किया, तब से ऐसा चीज क्या हुआ कि 100 बार से भी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना पड़ा।
कोर्ट में भी जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजमेंट देते हैं, उसको लार्जर बेंच उसी इंटरप्रिटेशन को और एक नए रूप देते हैं। तो वो समय के साथ जैसे समय है उस हिसाब से रेस्पॉन्ड करना है। मुझे लगता है कि इंडिया जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, हमको और समय लगेगा और एक रूप, एक अलग अलग रूप अलग अलग समय में मिलते रहेंगे और ये प्रथा चलते रहेंगे। इसलिए कभी आप लोगों को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए कि इतना डिबेट क्यों हो रहा है समाज में। मैं तो अपोजिशन एमपी के हिसाब से भी काम किया। जब मैं अपोजिशन एमपी के रूप में पार्लियामेंट में काम करते थे तो उस समय तो सोशल मीडिया तो था नहीं, इतना डिबेट डिस्कशन का कोई मौका नहीं था। सिर्फ चुने हुए कुछ जो बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं, चर्चित चेहरे होते हैं, वही टेलीविजन डिबेट में हिस्सा लेते थे, वही टेलीविजन में हिस्सा लेते थे और न्यूज़पेपर में भी उन्हीं का नाम छापते थे। आम आदमी का तो आवाज था नहीं। आम आदमी अगर बोलना चाहे तो भी नहीं बोल सकते हैं। कहाँ बोलेंगे, प्लेटफॉर्म था नहीं। नेता लोग ही बोलते थे। नेता मतलब पॉलिटिकल नहीं, हर जगह नेता होते हैं, लीडरशिप होते हैं। आप लोग कभी बार एसोसिएशन का नेता होते हैं। तो इस तरीके से हमने खुद जो देखा है एज ए ऑपोजिशन एमपी, पब्लिक कहाँ सवाल करने का मौका मिलता था सरकार को। आज तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक नागरिक सरकार को सवाल पूछता है और सवाल पूछना भी चाहिए। सरकार को, जो चुने हुए सरकार है, उनको सवाल नहीं करेंगे तो फिर सवाल किससे करेंगे। तो सरकार को लगातार अटैक होता है, क्वेश्चन करते हैं, हम उससे पीछे हटते नहीं हैं, हम फेस करते हैं इस चीज को। हम लोग तो चुने हुए लोग हैं। मैंने कई बार सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस के साथ में कई बैठक हुए, कई कार्यक्रम में साथ बैठे। तब भी मैंने कहा अगर मैं आज लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर के हिसाब से काम कर रहा हूं तो अगले चुनाव में हम फिर जाएंगे। अगर हमको जनता चाहेगा तो फिर सरकार में लाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर हम अपोजिशन में बैठेंगे, फिर हम भी सरकार का सवाल करेंगे। लेकिन जज तो एक बार जज बन गए तो उनको तो चुनाव का सामना तो करना नहीं है। जजों का तो ऐसा है कि उसको पब्लिक स्क्रूटनी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जितने जो जजेस होते हैं, आप, जनता आपको नहीं चुनते हैं, इसलिए जनता आपको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जनता देख रहा है। आपका जो जजमेंट है, जजों का काम करने का जो तरीका है, किस तरीके से आप न्याय देते हैं, लोग देख रहे हैं और लोग देख करके असेसमेंट भी करते हैं, ओपिनियन भी बनाते हैं। सोशल मीडिया के युग में कोई किसी को आप छुपा नहीं सकते हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि कुछ कदम उठाना चाहिए, सोशल मीडिया में जजेस को जो अटैक होते हैं, गालियां देती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या तरीका है। अब जजेस जो है पब्लिक फोरम में जाकर के आर्गुमेंट तो कर नहीं सकते हैं, लिमिटेशन है अपने। तो सरकार को रिक्वेस्ट किया कि कुछ ऐसा ठोस कदम उठाइए जो जजेस के ऊपर में अगर कोई सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म में इंसल्ट करते हैं या कुछ गलत तरीके से बयानबाजी करते हैं तो उसको कुछ कंट्रोल करने का मैकेनिज्म ढूंढना चाहिए। उस सजेशन को मैंने रखा और सोचा भी है कि क्या करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर जजेस के ऊपर में कुछ इस तरीके से व्यवहार दिखता है जो सही नहीं है तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का भी व्यवस्था तो बनाया हुआ है। लेकिन जब मास स्केल में लोग कमेंट्स पास करते हैं, लोग बयानबाजी करते हैं, तो फिर उसको क्या आप कर सकते हैं, कौन सा कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये चीज है। तो हम लोग भी आजकल रेगुलर डेली बेसिस में पब्लिक स्क्रूटनी प्लस पब्लिक क्रिटिसिज्म फेस तो कर रहा है, अब जजेस भी कर रहे हैं। इसलिए
आपको देखने को मिलेंगे कि जजेस भी आजकल थोड़ा सा केयरफुल होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा जजमेंट दे देगा, अगर उसका रिएक्शन बहुत भारी रिएक्शन होगा समाज में, तो जज भी तो इंसान ही तो है, तो उसको भी तो असर पड़ेगा। इसलिए इसका प्रभाव डायरेक्टली होता है। तो इसलिए मैं आप जितना हमारे यहाँ जुडिशियल हो या हमारा बार के जो लीगल फ्रेटर्निटी से जितना आए हैं, मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो हमारा प्राथमिकता है कि भारत में अगर लोकतंत्र मजबूत से सिर्फ जीवित ही नहीं, मजबूती से आगे चलना है, तो रोबस्ट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज ए मस्ट। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस को अगर डाइल्यूट करेंगे और जुडिशरी का अथॉरिटी या जुडिशरी का जो ऑर्डर डिग्निटी को कमजोर करेंगे, तो डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। दूसरा, उस प्रणाली को बचाए रखने के लिए जितना हमारा लॉयर्स है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपका अच्छा जुडिशरी बनाने में सबसे प्रथम, सबसे अहम भूमिका लॉयर का ही होता है। अच्छा बार, अच्छा आपका जो बार एसोसिएशन, बार काउंसिल होते हैं, अगर ये आप चुरुस दुरुस्त होगा, उससे इंडियन जुडिशरी को मजबूती देने में बहुत बल मिलेगा। इसलिए एज अ गवर्नमेंट हमारा तो जो दायित्व है वो तो हम करना ही है, लेकिन आपका दायित्व किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता है। कोविड के बाद जो परिस्थिति बनी है, स्पेशली जो यंग एंड बडिंग लॉयर्स का जो डिफिकल्टीज है, मैंने काफी सुना है, काफी लोगों से बात भी किया है। दे वर लिटरली स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, फॉरगेट अबाउट द अदर बिगर इश्यूज। mere survival became issues for some of the budding young lawyers। ये हमारे लिए बहुत चिंता का बात था। हमने उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी बात किया और हाई कोर्ट के जजेस से भी बात किया, किसी भी तरह से कोर्ट का काम नहीं रुकना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा इन द पीक ऑफ पेंडेमिक दुनिया ठप हो गए थे, इंडियन जुडिशरी वाज रनिंग, किकिंग एंड वेरी मच अलाइव। उससे पहले जो हमने 2014-15 के बाद जो ई कोर्ट्स में जितने भी काम हुए, मैं ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ कहना नहीं चाहूँगा। जो सुप्रीम कोर्ट के जो ई कमिटी और मेरे जस्टिस डिपार्टमेंट के बीच में जो तालमेल के साथ काम कर रहा है, डिजिटाइजेशन का, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जितने भी हम पूरे ब्रॉडबैंड फैसिलिटी दे करके देश भर में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर जुडिशरी तक जो टेक्नोलॉजी का समाधान हमने दिया है, उसी का नतीजा है कि पेंडेमिक के समय में इंडिया का सुप्रीम कोर्ट इमर्ज एज ए ग्लोबल लीडर। कितना लाखों केसेस का इन्होंने हियरिंग किया और डिस्पोज भी किया है, और हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स में तो इसका संख्या करोड़ों में है। इसलिए जो इंडियन जुडिशरी ने जो चैलेंजेस हाथ में लिया, इतना अच्छा काम हुआ है। और कभी आप जस्टिस डिपार्टमेंट के वेबसाइट में जरूर जाइए। अभी जो सीजीआई जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ साहब मुझे बार बार कहते हैं कि उनको कुछ भी रेफर करना होता है तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का वेबसाइट में जाता है, सारा इंफॉर्मेशन वहीं पे मिलेगा आपको। लीगल इंफॉर्मेशन से लेकर के बाकी चीजें, जो केसेस कैसे चल रहा है वकीलों के लिए, जजेस के लिए, एनीबॉडी कैन गो टू दी वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस टू गेट एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर। तो ये जो हमने जो किया है, ताकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आम आदमी और सरकार में कोई तालमेल ही नहीं है। तो मैं जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में नई बिल्डिंग उद्घाटन के लिए गए थे, तो उस समय चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना साहब हम साथ में थे। हमारे साथ में राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति कोविंद साहब मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो मैंने वहां राष्ट्रपति जी के सामने में, चीफ जस्टिस के सामने में, और उत्तर प्रदेश का गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सारे लोग थे। मैंने कहा कि आम आदमी और न्याय, ये दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए।
और इस गैप को दूरी करने का प्राथमिक जिम्मेदारी हम सबका है, सरकार का है, जुडिशरी का है। तो चाहे वो जज हो, चाहे वकील हो, चाहे बैकअप देने के लिए हम सरकार पीछे खड़ा है, हम सब एक है। इसलिए कभी कभी आप लोग को देखने को मिलेगा कि कुछ डिफरेंसेस है क्या, कुछ सरकार और जुडिशरी के बीच में तालमेल नहीं है क्या, ऐसे देखने को मिलेंगे कभी कभी। डेमोक्रेसी के अंदर में डिबेट डिस्कशन नहीं होगा तो फिर ये क्या डेमोक्रेसी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के कुछ व्यूज होते हैं, सरकार के कुछ व्यूज होते हैं, अगर उस व्यूज में कुछ डिफरेंसेस होता है तो कुछ लोग उसको ऐसा पेश करता है कि यहाँ तो महाभारत हो गई है सरकार और जुडिशरी के बीच में। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम हर शाम हर सुबह किसी न किसी रूप में लगातार मिलते रहते हैं। अभी का वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस चंद्रचूड़ साहब और मेरे बीच में लाइव कांटेक्ट रहता है। हर छोटे छोटे चीज से लेकर के बड़े बड़े मुद्दे हम डिस्कशन करते हैं। डिफरेंसेस होते हैं। मैं तो राजनीति पार्टी से आया हूं। हमारा पार्टी भारतीय जनता पार्टी में तो शुरू से ही कहता है कि हम लोग एक दूसरे के बीच में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं लेकिन ओपिनियन अलग हो सकते हैं कभी कभी। उस ओपिनियन अलग होने से ये मतलब तो नहीं बन जाता है कि हम बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर में चढ़ाई कर रहे हैं। अभी कई चीजें हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैंने 6 तारीख जनवरी में एक पत्र लिखा, चीफ जस्टिस के नाम पे एक पत्र लिखा, जो मेरा ड्यूटी है, मुझे लिखना था, मैंने पत्र लिखा। मैंने ये पत्र लिखा, किसी को बताने का जरूरत नहीं है, ये कोई पब्लिक अनाउंसमेंट करके लिखने का चीज नहीं है, प्रक्रिया है। 2-3 दिन तक तो किसी को पता नहीं था। ना जाने कहां से किसी को पता लगा और न्यूज हेडलाइन बना दिया कि लॉ मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा और ये कहकर के लिखा कि कॉलेजियम में सरकार का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। कोई हेड और टेल नहीं, कोई सच्चाई नहीं, किसी ने न्यूज लगा दिया और न्यूज पे चर्चा कर रहे हैं और लोग बयानबाजी भी कर रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं है, मैं टूर में था, मुझे किसी ने बोला कि आपके एक पत्र को लेकर के यहाँ चर्चा हो रहा है, न्यूज में डिबेट हो रहा है। मैंने कहा कि डिबेट क्या हो रहा है, मैं तो टेलीविजन न्यूज देखता नहीं हूं, तो डिबेट किस चीज का हो रहा है। तो बोला कि लॉ मिनिस्टर ने कहा कि कॉलेजियम में सरकार का एक आदमी होना चाहिए। अब बताइए, ये तो सेंसिटिव मैटर है। कॉलेजियम में 5 लोग होते हैं, चीफ जस्टिस और 4 प्यूरी जजेस होते हैं। मैं कहां से ला करके किसी को उस कॉलेजियम में एक और डाल दूंगा? कोई प्रक्रिया तो होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। और ये झूठ बात को लेकर के कोई एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ने बयान दे रहा है, लॉ मंत्री को ऐसा नहीं लिखना चाहिए। फिर उसको एक बड़े वकील ने बोला कि ये लॉ मंत्री ने, लॉ मिनिस्टर ने जो लिखा है बहुत ही गलत बात लिखा है। अब सोचिए, इस तरीके से चीजें बिना मतलब का आगे बढ़ता है और लोगों के दिमाग में जो जिसका कोई तर्क नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, लेकिन डिबेट चलाया हुआ है। अगले 2 दिन तक डिबेट चला रहे हैं कि लॉ मिनिस्टर ने कॉलेजियम में जो आदमी डालने का बात किया वो सही है कि नहीं, इस पे डिबेट शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को दूसरे को लड़ाने में मजा आता है क्या? हम लोग तो लड़ने का कोई इच्छा नहीं है और लड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, एक दूसरे को बातचीत जरूर करना चाहिए। तो इस तरीके से मेरे लिए कुछ नहीं है अगर कोई विवाद बनता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन का क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है तो बिना मतलब से ये नुकसान होता है। मैंने देखा ना, किसी ने मुझे वीडियो भेजा और बार बार, वो वकील है, सुप्रीम कोर्ट में शायद प्रैक्टिस करते होंगे, मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाते नहीं है, तो बोला कि दिस गवर्नमेंट, मतलब मोदी गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हाईजैक जुडिशरी। अब सोचिए, मैं जवाब दूं तो भी क्या जवाब दूं जिसका कोई बेसिस ही नहीं है। तो मैंने सिर्फ एक
ट्वीट किया कि ऐसा कोई पत्र नहीं है। जो मैंने पत्र लिखा है वो 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 मेंबर जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक निर्देशन था, डायरेक्शन था। उस डायरेक्शन में 5 चीजें बताए गए थे। उस 5 चीजों में से हमने पिकअप किया और उसी को ही मैंने कॉलेजियम को भेजा, चीफ जस्टिस के नाम पत्र लिखा कि ये आपके सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डायरेक्शन है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने पत्र लिखा। अब इसमें अगर मैं पत्र नहीं लिखता तो फिर मुझे कहेंगे कि लॉ मिनिस्टर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और लेटर लिखता है तो बोलता है क्यों लिखा है, तो करो तो क्या करो। नहीं करने से भी आप बोलेंगे, करने से भी बोलता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बिना मतलब का डिबेट डिस्कशन नहीं होना चाहिए। डिबेट डिस्कशन जो है किसी तर्क पे होना चाहिए, इसका एक बेसिस होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एज ए लॉयर, स्पेशली जो लीगल फ्रेटर्निटी जितने लोग आए हैं, तो आपको तो थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा कि ये चीज है क्या। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन से मैं इस देश का कानून मंत्री बना और जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री का शपथ लिया, हमारे सरकार ने एक ऐसा कदम नहीं उठाया, एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो जुडिशरी को नुकसान हो और संविधान का खिलाफ हो। एक कदम हमने नहीं उठाया। हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट और लेटर दोनों का मानते हैं और ये हमारा काम करने का आधार है। उसी संविधान को नमन करके मोदी जी ने अपना पहला कार्य शुरू किया और उन्होंने कहा कि यही हमारा किताब है, सबसे पवित्र किताब है और इसी किताब, इसी संविधान से हमको देश चलाना है। तो इसलिए कभी कभी राजनीति में गलत चीजें आ जाते हैं तो आप लोग इस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना चाहिए। आपका अपना ओपिनियन बोलने का राइट है। यहाँ जितने बैठे हैं आप 18 साल से सब ऊपर है, सबका वोटिंग राइट है। किसी न किसी पार्टी को आप वोट देंगे, आपका अपना मत होता है, अपना ओपिनियन होता है, होना ही चाहिए। लेकिन किसी चीज का अगर किसी को विरोध करता है तो उसका एक बेसिस होना चाहिए। तो इसलिए मेरे तरफ से मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हमारे यहाँ ऑनरेबल जजेस बैठे हुए हैं, हम लोग के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है और भारत देश इसी तरीके से आगे चलेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस देश में ऐसा हम माहौल बनाने में सरकार बिल्कुल आगे बढ़ के काम करेंगे जहां हमारा लॉयर्स, पर्टिकुलरली जो यंग लॉयर्स है, आगे जाकर के आपका करियर, आपका प्रैक्टिसिंग करियर जो है सक्सेसफुल होगा, फ्लोरिशिंग होगा, आपको अपना प्रोफेशन पे गर्व होगा। ऐसा माहौल बनाने में जो भी काम सरकार की तरफ से हमारी ओर से करना होगा हम जरूर करेंगे। इस तरह का गैदरिंग में बोलने का बहुत कुछ होता है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा नहीं बोलना है क्योंकि ओकेजन में आपके बीच में शेयर करने के लिए मैं आया हूँ और मुझे इसलिए निकलना है क्योंकि आगे कार्यक्रम तय है मेरा। लेकिन आज हमारे जो सीनियर जजेस और बाकी जो आपको अपना बात शेयर करेंगे, आप आगे कार्यक्रम के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली बार एसोसिएशन और बार काउंसिल और सदस्य को मैं आश्वासन देता हूं, मेरे ऑफिस, मेरे तरफ से आप लोगों के लिए हमेशा जो भी संभव मदद होगा हम देते रहेंगे और दिल्ली हाई कोर्ट को भी एश्योर करता हूं